Hello, my dear friends. This is your friend Sri Jitin Agarwal, and I hope you are enjoying this Typhoon to Salary series. तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए दो सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट जो स्टाइफन टू सैलरी है उसमें बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस और जो प्रॉपर गाइडेंस है रिगार्डिंग कैंपस, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन करें कैंपस इंटरव्यूज के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा एबीसी सीरीज है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल अबाउट कैंपस, पर्टिकुलरली कि कैसे कैसे क्या फिजिकल सेंटर्स, फिजिकल कैंपस रहते हैं, वहाँ पे आपको कैसे डील करना है इंटरव्यूज के साथ में, वहाँ पे कैसे जाने का मैनेज करना है, वो सब चीज़ें मैं कवर करता हूँ बेसिकली। सो आई होप ये दोनों सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और कोई अगर आप कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए, ताकि कमेंट्स में बताइए कैसे भी, ताकि उस पर भी हो सकता है कि कुछ मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू। तो अभी आज की जो अपनी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस जो स्टैट्यूटरी ऑडिट, डोमेन प्रोफाइल, डोमेन स्पेसिफिक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू ये स्टैट्यूटरी ऑडिट क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। ये बेसिकली आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरव्यूज में साथ साथ आपके कोई इंडस्ट्री के कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यूज होंगे उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मोटिवेशन है मुझे भी थोड़ा फर्दर कंटिन्यू का। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली इसका टॉपिक का कंटेंट ऐसे रहेगा अपने, कि सबसे पहले तो हम जैसे स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि क्या क्या ये इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं बेसिकली। सबसे पहले आपके बेसिक और एचआर क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, अब ये हर इंटरव्यू में आपके काम में आते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा इंडेक्स क्वेश्चंस की बात करें तो ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट की एक वीडियो है बेसिकली, मतलब काफ़ी अच्छी वीडियो वो बनाई थी, तो 40 मिनट्स के अप्रॉक्स में मैंने मोस्टली सभी इंडेक्स कवर कर दिए थे, तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक सेपरेट वीडियो भी बाद में अपन बना लेंगे इसके लिए। तीसरा आपका केस स्टडी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ कुछ कंपनीज में पूछे जाते हैं। इसमें दो सब कैटेगरीज है, केस स्टडी और अदर, मींस फॉर द लार्ज कंपनीज और फॉर स्मॉल कंपनीज, तो वो भी आप देख सकते हैं। फोर्थ आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट क्वेश्चन है इंक्लूडिंग कारो और टैक्स ऑडिट, वो आज अपन कवर कर रहे हैं बेसिकली। क्वेश्चन है कि मटीरियलिटी लेवल क्या होता है, और मटीरियलिटी लेवल आप पर्टिकुलर बेंचमार्क के लिए कैसे सेट करते हैं। तो मटीरियलिटी जैसे ऑडिट हम लोग आप लोग ने अगर की है, तो ऑडिट में मटीरियलिटी एक सेट होती है कि उसके नीचे की ट्रांजेक्शन अगर कुछ है तो आप ना उसको मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मानते बेसिकली, कि बड़ा कुछ गलत होने का चांस आप कम मानते हो। तो मटीरियलिटी बेसिकली आपको पता है कि मटीरियलिटी क्या होती है, किस पर्टिकुलर लेवल एंड एरर अबव देन दैट कंसीडर्ड एज ए मटेरियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक पर्टिकुलर बेंचमार्क सेट कर लेते हो, मटेरियलिटी का मतलब एक बेंचमार्क सेट कर लेते हो। ये बेंचमार्क किस बेस पे सेट करते हो, या एसेट्स के बेस पे भी हो सकता है, रेवेन्यू के बेस पे भी, प्रॉफिट के बेस पे भी, इक्विटी एसेट्स और टोटल एक्सपेंस के बेस पे भी हो सकता है। अभी रेवेन्यू के बेस पे किसके लिए होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए क्या होता है, रेवेन्यू के बेस पे या सेल्स के बेस पे या फिर नेट पीबीटी के बेस पे भी आप बेंचमार्क सेट कर सकते हो। अगर कोई एसेट इंटेंसिव बिजनेस है, जैसे इसमें ज्यादा एसेट्स का ज्यादा रोल है, तो टोटल एसेट्स के बेस पे कर सकते हो। और एंटिटीज जहाँ पे इक्विटी इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, आप यहाँ पे बेसिकली इक्विटी के बेस पे भी कर सकते हो। और बाकी जो है एनपीओस के लिए आप एक्सपेंसेस के बेस पे करोगे, कहाँ पे उन्हें एक्सपेंसेस कहीं इंकरेंस करिए। ठीक है। अभी क्या होता है कि इस पे एक मटीरियलिटी सेट करने के बाद एक बेंचमार्क लगाना पड़ता है, 0.5%, 1%, जिसका भी आप लगाते हो कि ये मेरे को इतना परसेंटेज तक उस पर रखना है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो देखने होते हैं, कि नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, उसका ऑपरेशंस क्या क्या है, उसके अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स कितने हो सकते हैं, कि एक्सपेक्टेशन क्या है यूजर्स की, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कि लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टैच्यूटरी ड्यूज तो 100% ही चेक करने, उसमें मटीरियलिटी आपको नहीं देखनी, तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होता है, कि मटीरियलिटी से एक नीचे का लेवल, जिसको आप बोल सकते हैं क्यूमुलेट होकर मटीरियलिटी से एक्सीड कर सकता है अगर वहां पे कोई एरर है, तो ये क्या होता है बेसिकली 50 to 75% ऑफ मटीरियलिटी होता है। एक चीज और होती है यहाँ पे ट्रिवियलिटी, बड़ी एंटिटीज होती है उसके ऑडिट में, जो मटीरियलिटी उसका 1% आप ट्रिवियलिटी ले लेते हो बेसिकली। ठीक है। अभी बहुत सारे जो अपने प्रोसेसेस हैं, सेल्स, परचेज, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, ये सब प्रोसेसेस को आप कैसे ऑडिट करेंगे। तो आपको दो चीज से हेल्प करेंगे, ये फर्स्टली स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा अगर आप इंटरनल ऑडिट में जा रहे हैं तो ये प्रोसेस आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है और क्या चेकिंग कैसे होती है। ठीक है। अभी देखिए बात करते हैं अपन सेल्स को आप कैसे ऑडिट करेंगे बेसिकली। सेल्स में होता है कि देखो, सेल्स में बेसिकली अपनी P&L आइटम है, तो इसकी आप सेल्स इनवॉइस चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी सेल्स इनवॉइस के साथ। दूसरा आप है ना डिलीवरी नोट्स और कस्टमर ऑर्डर्स के साथ ई इनवॉइस, ई वे बिल, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ चेक कर सकते हैं। दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा सेल के साथ, तो रेवेन्यू
एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जो आपको इंडेस 115 लगता है उसके अकॉर्डिंग, अगर इंडेस लगता है तो, और कट ऑफ प्रोसीजर है कि भाई करेक्ट काउंटिंग ईयर या करेक्ट क्वार्टर एंड में वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तीसरा कस्टमर का कंफर्मेशन ले लो आप, ये बेसिकली ईयरली होता है कस्टमर का कंफर्मेशन। फोर्थ क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब केपीआई जो होते हैं रूम डेज बैड डेज होटल्स के लिए, तो उस बेस पे एनालाइज कर लो, या फिर है ना सेल्स का ट्रेंड एनालिसिस कर लो पास्ट का, वो भी कर सकते हो। किसी मंथ में किसी अनयूजुअल दिख रहा है तो वो आप ऑडिट कर सकते हो, पूछ सकते हो क्लाइंट से। दूसरा आता है अपना परचेज की कैसे ऑडिट करें। परचेज की ऑडिट करने के लिए आपको पीओ की ऑथराइजेशन चेक करना होता है। प्रोसेस ये होता है कि जब परचेज ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होता है तो सबसे पहले एक रिक्विजिशन आती है कि हमको, यूजर डिपार्टमेंट बोलता है कि हमको ये गुड्स चाहिए। तो फिर क्या करता है कमर्शियल डिपार्टमेंट, उसका रिक्विजिशन और जो एनएफएस वगैरह रहते हैं उसके बेस पे, या फिर एक वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर जो भी होता है वो जनरेट करता है पीओ गुड्स के लिए, वर्क ऑर्डर सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये जनरेट करता है, और ये जनरेट करता है तो इसकी ऑथेंटिसिटी की भाई ऑथराइजेशन जो किया ना पीओ जनरेट करने का वो प्रॉपर बंदे ने किया। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन था रिस्पेक्टिव उसने नहीं किया, बाकी कोई किसी और किसी के पास इसका ऑथराइजेशन नहीं है। दूसरी चीज कि पीओ जो गुड्स रिसीव आए, पीओ के बाद का क्या प्रोसेस होता है, पीओ दिया आपने, उसके बाद डिलीवरी आई गुड्स की, गुड्स के जीआरआर में रिकॉर्ड हुआ, फिर जीआरएन बन गया उसका। अब जीआरएन बना तो जीआरएन बनने के बाद फिर उसका इनवॉइस बुक होगा, इनवॉइस बुक होगा तो रिस्पेक्टिव वेंडर में हिट करेगा। तो ये सब चीजें, तो उसमें आप देखोगे कि रिस्पेक्टिव जो गुड्स आया ना वो परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, अभी दूसरा क्या होता है कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स वही चीज कि भाई सेम अकाउंटिंग पीरियड में आपकी परचेज रिकॉर्ड हो। सेम इसलिए मैटर करता है कि प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। अगर आपने परचेज कम रिकॉर्ड किए, सेल्स उसकी रिकॉर्ड कर ली, तो उसका प्रॉफिट उस क्वार्टर में ज्यादा दिखेगा। ठीक है, या अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हो। तीसरा होता है इसकी कंफर्मेशन ले लो, जैसे डेटर कर लेते हैं सप्लायर का कंफर्मेशन ले लो, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आप लोग कर सकते हो। अभी क्रेडिटर्स की बात आई, ये बैलेंस शीट आइटम आ गया बेसिकली, आपके पहले दो पीएनएल आइटम थे, ये बैलेंस शीट आइटम आ गया। वैसे ही जैसे परचेज की आप कुछ एक्सपेंसेस की भी कर सकते हो कि उसकी जो क्रेडिटर्स हैं उसको चेक करके। अब बैलेंस शीट आइटम में बोलते हैं कि इसमें बेसिकली तीन चार कुछ एसेशंस होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। फर्स्टली आता है रिकंसिलिएशन कर लो क्रेडिटर्स का, कि भाई उससे लेजर मंगवा लो और उसको सप्लाई और स्टेटमेंट से आप चेक कर लो। दूसरा होता है एजिंग एनालिसिस परफॉर्म कर लो कि कौन से पुराने ओवरड्यू अमाउंट्स हैं, व्हाई एंटिटी इज नॉट पेइंग फॉर द सेम, ऐसा कुछ चेक कर लो। तो तीसरा होता है कि पेमेंट चेक कर लो, सब्सिक्वेंट जो पेमेंट्स उसको करे कि एक्चुअली इट इज पेएबल और नॉट, मींस राइट ऑफ करने हैं या फिर राइट बैक करने हैं या क्या करना है। ठीक है, फोर्थ आप वही एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो पास्ट पीरियड्स बजटेड फिगर्स के साथ एनालिसिस करके। फिर आता है आपके बैलेंस शीट आइटम दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बोलता है कि आपको ना एसेट रजिस्टर होता है एफआर, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर, उसको आप चेक कर लो कि एक्यूरेसी कंप्लीटनेस के लिए और फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका वेरीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा क्या होता है उसका डेप्रिसिएशन कैसे चेक करें, डेप्रिसिएशन की आप चेक कर लो कैलकुलेट करके कि ना करेक्टली कैलकुलेट किया नहीं किया, करेक्टली अप्लाई किया नहीं किया। फिर उसके बाद आता है कि आपका एडिशंस और डिस्पोजल्स कैसे चेक करें, वो भी आपको चेक करना होता है। तो रिस्पेक्टिव बिल से जो सेल के इनवॉइसेस थे, परचेज के इनवॉइसेस थे, उस पर आईटीसी का जो प्रोविजन है वो सब आप चेक कर लो। वैल्यूएशंस कैसे चेक कर सकते हो कि वैल्यूड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो इंडिया से आपका पीपी का है 16 उसके अकॉर्डिंग वैल्यू करा नहीं करा वो सब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद आता है बेसिकली कि इन्वेंट्री, आपके इन्वेंट्री ये भी बैलेंस शीट आइटम है। फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हो कि भाई फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करा लो कि सही कंडीशन में है नहीं है, और उसके बाद जो काउंट्स आया उसको इन्वेंट्री रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर लो। दूसरा वैल्यूएशन की बात करते हैं, जो वैल्यूएशन मेथड है फीफो लीफो वेटेड एवरेज जो भी है, तो उसके बेस पे आप फॉलो कर लो। तो इंडेक्स अलाउ करता है आपको फीफो या वेटेड एवरेज, नॉट लीफो। कट ऑफ प्रोसीजर्स बोलते हैं कि इन्वेंट्री जो ट्रांजेक्शन है वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो। ऑब्सोलिसेंस मतलब जो खराब इन्वेंट्री उसका प्रोविजन बनना चाहिए, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, जो कि इन्वेस्टमेंट एक बैलेंस शीट आइटम है, उसको कैसे चेक करें। इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड चेक कर लो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के लिए। दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक कर लो कि कंफर्मेशंस मंगा लो आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कोई लिस्टेड में किया है जहां मतलब जिसकी जिसकी जो सिक्योरिटीज है बेसिकली लिस्टेड है, या फिर टू बी लिस्टेड है, या फिर एनएसडीएल के थ्रू या सीडीएसएल के थ्रू रूट होती है, तो उसका आप ना डीपी स्टेटमेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का स्टेटमेंट चेक कर लो। दूसरा वैल्यूएशन कैसे चेक करें, वैल्यूएशन आपको जरूरी है चेक करना। वैल्यूएशन क्यों जरूरी है कि मान लो कल को वो सब्सिडरी या किसी भी एंटिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो कंटिन्यूसली लॉस इनकर कर रही है, तो उसमें इम्पेयरमेंट का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो वो एक दिखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, उससे जो इनकम आ रही है वो आप क्या करो बेसिकली डिविडेंड वगैरह जो आपको 26 में दिखता है उससे रिकंसाइल कर लो कि इनकम। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर आपको जो सब्सिडी के रिगार्डिंग है वो आपको देखने पड़ेंगे, क्या क्या डिस्क्लोजर देने होते हैं एज पर शेड्यूल 3 और अदर लॉज, और क्या क्या उसने दिया एंटिटी ने, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा।
अब वापस एक P&L आइटम आता है जो आपके बात करता है पेरोल एक्सपेंसेस का। पेरोल एक्सपेंसेस बोलता है कि आप किसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो, कि पेरोल रिकॉर्ड्स चेक कर लो, बेसिकली मास्टर डेटा जो होता है, क्या क्या इंप्लॉयज हैं और उनका पे स्ट्रक्चर क्या रहता है, और नंबर ऑफ डेज, मतलब बेसिकली पेमेंट डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो सब चीजें। फिर उसके बाद कैलकुलेशन चेक कर लो उसकी, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स अप टू डेट है नहीं है ये चेक कर लो, कंप्लायंस चेक कर लो कि स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट्स है, पीएफ आपके हो गया, इनकम टैक्स, टीडीएस जो हो गया, वो सब की रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर लो, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आप कर सकते हो कि बेसिकली कंपैरेटिव बना सकते हो। तो इस तरीके से आप पेरोल की भी ऑडिट कर सकते हो। अभी उसके बाद आता है लीगल फीस। लीगल फीस की कैसे ऑडिट करो? लीगल फीस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस करने पड़ते हैं, एंटिटीज को कंटीजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर कोई केस चल रहा है तो उससे एंटिटी का जो लीगल स्ट्रक्चर है बेसिकली किस तरह से डिफाइन है वो पूरा पता चल जाता है। तो लीगल इनवॉइसेस कैसे चेक कर सकते हो आप? बेसिकली लीगल इनवॉइसेस चेक करो कि आजकल लीगल पे जैसे आरसीएम पे करना पड़ता है, तो 3B में जो आरसीएम पे करा उसके बेस पे आप चेक कर सकते हो कि लीगल फीस पूरी करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड की या नहीं की। ठीक है, लीगल मैटर्स जो चल रहे हैं उसके अप्रोप्रिएट प्रोविजंस किए नहीं किए वो चेक कर सकते हो। और है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आप इस फॉर्म इसमें कर सकते हो। अब वापस आपको एक बैलेंस शीट आइटम आता है कैश। कैश बेसिकली आजकल एंटिटीज में थोड़ा खत्म सा होता जा रहा है, बट उसको चेक करने की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नो कैश अगर है तो भी आप सर्टिफिकेट लोगे ऑडिट में। बेसिकली आजकल ये प्रोसीजर एंटिटीज फॉलो करती है। तो कैश काउंट कर लो, फिजिकल काउंट जो बैंक्स में ये सब में करते हैं, और कैश काउंट को बुक से रिकनसाइल कर लो। दूसरा कि कैश जो ट्रांजेक्शन है, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स को एक्यूरेसी के लिए और ऑथराइजेशन के पर्पज से चेक कर लो कि करेक्ट पर्सन, ऑथराइज पर्सन ने उसको अलाउ किया नहीं किया कैश पेमेंट के लिए। ठीक है। और जो इनकम टैक्स का एक नॉर्म है कि भाई 2610 एसएस जो है शायद, कि आप 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीट नहीं कर सकते सिंगल डे में सिंगल पार्टी से, तो वो सब प्रोसेस, और 10 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, वो सब प्रोविजंस पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लो बेसिकली कि कैश बैलेंसेस कि कभी कितना रखते हैं, दूसरे मंथ में कितना रखा। और अभी नेक्स्ट है कि आपको बैंक का कैसे बेसिकली ऑडिट करना है। बैंक बैलेंस होता है, उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशंस रखो, जो पेंडिंग आइटम्स है उसकी सब्सिक्वेंट क्लियरिंग डेट देख लो, और बैंक के ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लो, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स को, ये सब, और कंफर्मेशन भी आप बैंक ही ले सकते हो। ठीक है। अभी नेक्स्ट बैलेंस शीट आइटम है आपका डेटर्स। डेटर्स में आपको क्या करना है, डेटर के लेजर बैलेंसेस का आपको क्या करना है, बेसिकली वेरिफिकेशन। तो आप क्या करो, डेटर के लेजर की स्क्रूटनी कर लो, बेसिकली कंफर्मेशंस भेज दो, कंफर्मेशन आ जाए तो कंफर्म कर लोगे आप। एजिंग एनालिसिस कर लो, पुराने कितने हैं, क्या उनसे रिसीवेबल है, प्रोविजंस करने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है, तो वो सब आप देख लो। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली ये सब मैंने बैलेंस शीट और P&L आइटम्स की, मेजर आइटम्स की यहाँ पे बता दिया कि ईच पॉइंट कवर कर दिया कि कैसे आपको इसकी ऑडिट करनी है। अभी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं कि मेरे को बताओ, अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आप है ना वेजेस कैसे चेक करोगे, तो आप सैलरीज कैसे चेक करोगे, तो आप डेटर्स कैसे चेक करोगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। और या फिर एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो आपकी एक ऑडिट असाइनमेंट में लगा दिया, तो फिर आप वहाँ पे ऑडिट कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये ब्रॉड ओवरव्यू देना है आपको कि सबसे पहले तो मैं जाऊंगा वहाँ पे, एंटिटी की अंडरस्टैंड करूंगा, नई एंटिटी है या पुरानी एंटिटी है जिसको हम पहले भी ऑडिट कर रहे थे, नहीं है तो फिर मैं उसका जो बेसिक रिकॉर्ड से पास फाइनेंशियल्स लूंगा, उनको स्टडी करूंगा, उनको लाइन आइटम समझूंगा, नेचर ऑफ बिजनेस समझूंगा, फिर उसके बाद वहाँ पे असाइनमेंट में लोगों को डिप्लॉय करूंगा, टीम जो एज पर एंटिटी की रिक्वायरमेंट है उनको मॉनिटर करूंगा, उसमें ये एरियाज उनको असाइन करूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स लूंगा, इस चीज़ में सैम्पलिंग करूंगा, इस चीज़ में मैं 100% चेकिंग करूंगा। उसके बाद ये सब चीज़ में मैं अगर मटेरियल मिस्टेक में मेरे को मिला तो मैं ऐसे उसके अंदर डीप डाइव करूंगा, ये सब चीजें समझूंगा, कंफर्मेशन ऐसे लूंगा। तो वो सब बेसिकली ब्रॉड ओवरव्यू के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि अगर मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिग्निफिकेंटली लेबर कॉस्ट इनकर कर रही है, टेम्पररी लेबर कॉस्ट जिसको बोलते हैं वेजेस। अब वेजेस में हाई चांस है कि कैश में पेमेंट होता है वेजेस में बेसिकली लेबर को, और अगर बैंक के थ्रू वो मोस्टली कमी होता है, तो उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स आप कैसे रखेंगे कि आप उसको वेरीफाई कर पाए। तो सबसे पहले तो कि टेम्पररी लेबर कॉस्ट किस चीज में काम में आती है वो समझेंगे, नेचर समझेंगे। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स क्या है एंटिटी का, कि पर लेबर कितना पेमेंट रहता है, और कैसे वेरीफाई करते हैं, कोई फेस रिकॉग्निशन सिस्टम रहता है, कोई थंब रिकॉग्निशन सिस्टम रहता है लेबर है उसका, तो टाइमिंग कैसे रिकॉर्ड होता है, वो सब बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स क्या है। तीसरा क्या बोलता है कि उनके जनरल लेजर्स जो है, कि मतलब जो पेमेंट है उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जो रहते हैं, जो यूजर डिपार्टमेंट सर्टिफाई करके देता है, उस सबसे मैच करोगे, है ना। ऑथराइजेशन किसने किया, रेट आर्स कैसे कैलकुलेशन हुई, मैथमेटिकल एक्यूरेसी सही है नहीं है, वो सब चीजें चेक करोगे। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब आप वही बजट्स के साथ कंपेयर करोगे,
और है ना जो एक्सपेंसेस मंथ वाइज एक्सपेंसेस या बेंचमार्क्स के साथ कंपेयर करोगे, कॉन्टेक्स्ट देख लोगे उनके बेसिकली, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और ऐसे चीज सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेम्परेरी लेबर कॉस्ट का भी वेरिफिकेशन कर लोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेसिकली मेरे को तो असर्शंस बता दो। अब मान लो आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो कौन कौन सी चीजें आपकी स्टार्टिंग में माइंड में आती है कि ये सब चीज में गलती हो सकती है या ये सब चीज मेरे को बेसिकली चेक करनी है। तो इसको तीन बेस पे अपन देखते हैं, जो आप पढ़ के भी आए होंगे कि अगर आप एसेट लायबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो चार असर्शंस पे बेस्ड होते हैं। बेसिकली क्या होता है, कर्व, CERV। सी मीन्स कंप्लीटनेस, एसेट्स लायबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गए हो, ठीक है, एसेट्स कंप्लीट हो, लायबिलिटीज कंप्लीट हो। दूसरा एग्जिस्टेंस, एसेट्स है वो एक्चुअली में हो, अब दिखा रहे हो लैंड है आपकी बुक्स में, तो एक्चुअली में होना चाहिए वो लैंड बेसिकली, ठीक है। तीसरा राइट्स ऑब्लिगेशंस, वो लैंड आपकी होनी चाहिए। क्रेडिटर्स आप पे करनी चाहिए, तो ये ऑब्लिगेशंस हो गया। वैल्यूएशंस मींस इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्ली वैल्यू होनी चाहिए आपकी, तो ये हो गया। तो एसेट्स लायबिलिटीज के लिए चार एसर्शंस है कर्व, और P&L आइटम्स के लिए आपके पांच एसर्शंस है, CACOC। सी मीन्स कंप्लीटनेस, आपको पता है कि कंप्लीटली रिकॉर्ड हो। ए मीन्स एक्यूरेट, सी एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो मीन्स जो फिगर्स हो वो प्रॉपर हो। सी मीन्स क्लासिफिकेशन का प्रॉपर हो, फाइनेंशियल्स में जहाँ पे होना है, फाइनेंस कॉस्ट में जाए, डेप्रिसिएशन में जाए, और आपका इन्वेंट्री में जाए, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। और क्या, CACO मीन्स ऑकरेंस, वो ड्यूरिंग द ईयर इनकर हो चुके हो, अक्रूअल कॉन्सेप्ट बेसिकली फॉलो करें। और सी मीन्स कट ऑफ, ये भी बेसिकली अक्रूअल कॉन्सेप्ट की ही बात करता है, ठीक है। अभी डिस्क्लोजर्स के लिए क्या होता है, डिस्क्लोजर्स के लिए चार आपके असर्शंस है, CACO। सी मीन्स कंप्लीटनेस, ए एक्यूरेसी, एंड सी मीन्स क्लासिफिकेशंस, और ओ मीन्स अकरेंस। तो बेसिकली डिस्क्लोजर्स जो होते हैं आपके डिस्क्लोज होते हैं, ना कि फाइनेंशियल्स में शो होते हैं, तो उसके लिए भी आपको कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, अकरेंस और क्लासिफिकेशन पूरा चेक करना है, ठीक है। अभी बेसिकली आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये क्या होता है, एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स होते हैं, I- और एक होता है ICFR, जिसको बोलते हैं ICFR रिपोर्टिंग आपके ऑडिट रिपोर्ट में आपको करनी पड़ती है। और दूसरा होता है आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, और एक तीसरा जो होता है आपका इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली। तो इंटरनल कंट्रोल्स पहले बता देता हूं मैं आपको कि इंटरनल कंट्रोल्स होता है जो ओवरऑल एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है, क्या रिस्क हो सकती है उसके लिए क्या हम चेक मेजर लगाएं, तो ये इंटरनल कंट्रोल आपका हो गया, ओवरऑल एंटिटी पे लगता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं, हर पर्सपेक्टिव से, जो अपन ने डिफरेंट की एरियाज पढ़े सब पे लगता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे IFC और ICFR पे, दो पे यहाँ पे अपन डिफरेंस दिख रहे हैं। तो इस पे बेसिकली होता क्या है कि ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि ICFR और IFC में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है कि भाई ICFR में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं अपन, रिपोर्टिंग सही हुई है नहीं हुई। और IFC थोड़ा ब्रॉडर है, इसमें ऑपरेशनल और कंप्लायंस कंट्रोल्स पे आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ICFR का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, और IFC का कि भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इसमें कवर हो जाती है, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट सब चीजें। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ICFR के, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, पांच बेसिकली आपके इसके कंपोनेंट होते हैं। जो IFC होता है उसका भी सेम कंपोनेंट होता है, बट थोड़ा एक्सपांडेड फोकस आ जाता है ऑपरेशनल पे भी। ऑडिट रिपोर्टिंग की बात करें कि ओपिनियन देना पड़ता है ऑडिटर को ICFR पे, तो बेसिकली है ना, और ओवरऑल IFC पे भी अलग से बताना पड़ता है। तो बेसिकली जनरल अगर आप बात करो तो IFC थोड़ा एक्सपांडेड है कंपेयर टू ICFR। ICFR की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिफाइन करता है, IFC मींस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। अभी क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक आजकल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आ रहा है, ESG जो नॉर्म्स है वो भी। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आजकल एंटिटीज पूछ लेती है। तो वो क्वेश्चंस है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी होता क्या है, और उसका बेसिकली जो 6 C's ऑफ IR है और 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी है, उसमें कुछ बता दो क्या होते क्या है रिपोर्ट बेसिकली। तो डेफिनेशन क्या होता है IR की, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हॉलिस्टिक रिपोर्टिंग अप्रोच है जिसमें फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों को आप इंटीग्रेट कर लेते हो। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कि भाई बिजनेस जो है आपका लॉन्ग टर्म में चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बेस्ड ऑन द कंसीडरिंग दी एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, पैसा भी देख लिया, सोशल भी देख लिया, और एनवायरमेंट भी देख लिया। पर्पस क्या होता है IR का कि कंप्रीहेंसिव पिक्चर देता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों पे, ठीक है। और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का क्या होता है, लॉन्ग टर्म आउटलुक देता है। 6 C's होते हैं IR की, कैपिटल, कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, जो भी बहुत सारी कैपिटल्स होती है वो सब देखता है। कंटेंट एलिमेंट्स देखता है इसमें, कनेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, कंसाइजनेस, क्रेडिबिलिटी, ये सब चीजें देखता है। प्रिंसिपल्स ऑफ 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या होते हैं कि भाई एथिक्स से काम कर रहे हो नहीं कर रहे, गवर्नेंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे, AI आप अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिटर्न्स, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये सब चीजें बहुत सारी आपको दिखनी है।
तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। अभी नेक्स्ट है कि ईएसजी नॉर्म्स क्या होते हैं और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहती है। ठीक है, ईएसजी बेसिकली होता है एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, ये आपको नॉर्म्स दिखने पड़ते हैं। अभी एनवायरमेंट का मतलब क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट दे रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, पॉल्यूशन वेस्टेज कितना फैला रहे हो आप, एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज आप क्या जनरेट कर रहे हो, या फिर कैसे आप मीन्स एफोरेस्टेशन कर रहे हो। सोशल का मतलब हो गया कि भैया आप ह्यूमन कैपिटल, डक्ट, लाइबिलिटी, स्टेक होल्डर जो आपके इन्वॉल्व है उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट के लिए बेसिकली आप क्या कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे ईएसजी में तीनों चीजें कवर हो जाती है। अभी कुछ ना डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक्स होते हैं जो आपको ऑडिट में यूज करने होते हैं, सिंपल बेस में नाम याद रख लो और कुछ नहीं है। एसीएल एक सॉफ्टवेयर है, पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर है और केसवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा एनालिटिक्स के टूल्स हैं बेसिकली बस। अभी नेक्स्ट आते हैं अपन स्केड्यूल 3 में। 2 साल पहले कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, तो अभी स्टिल लोगों को वो याद है और एप्लीकेबल है एंटिटीज पे, तो वो इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इस पे सबसे पहला राउंडिंग ऑफ का कुछ प्रोविजंस है कि देखो डेसिमल्स आपके कंपलसरी नहीं है कि डेसिमल्स के बाद आप है ना, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स में दो, ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर आपकी टोटल इनकम लेस देन 100 CR है तो फिगर्स आप राउंड ऑफ कर सकते हो नियरेस्ट 100, 1000, लैक्स, मिलियंस, मीन्स राउंडिंग ऑफ कंपलसरी हो गई, है ना। मैं आपको हंड्रेड्स में तो दिखानी ही है, ठीक है। अभी टोटल इनकम अगर आपकी 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर आप है ना नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस और करोड़ में कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखना कब का है, टोटल इनकम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बेसिकली। अभी स्केड्यूल 3 में डिवीजन 2 में जो प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस शीट किस तरीके से प्रेजेंट होती है इंडेक्स की, जिसकी बात करते हैं कि पहले एसेट्स दिखेगा आपकी, फिर लाइबिलिटीज दिखेगा, एसेट्स का कैसे दिखेगा, नॉन करंट करंट दिखेगा, फिर इक्विटी लाइबिलिटीज दिखेगा, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज दिखेगा। उसमें बहुत सारे आपकी क्राइटेरियाज है जो आपको दिखने हैं, पूरे एक फॉर्मेट है, उसके नोट्स भी देखने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि फाइनेंशियल्स आपको, यूर चार्टेड अकाउंटेंट तो आपको फाइनेंशियल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्केड्यूल 3 डिवीजन 2 का जो प्रेजेंटेशन है आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चला के देख सकते हो, कोई भी समझा देगा, ठीक है। तो वो आप एक जरूर से देख लेना। उसके बाद एक आगे देखेंगे कारो जो आपको कवर करने। अब ये फाइनेंशियल्स में क्या होता है, कुछ ओसीआई आइटम्स होते हैं, ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। तो दो चीज होती है इसमें कि कुछ तो रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल होते हैं और कुछ नॉन रिक्लासिफाइबल होते हैं। वो एग्जांपल्स देती है मैंने यहाँ पे। नॉन रिक्लासिफाइबल कौन से होते हैं, बेसिकली रीवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, रीवैल्यू जो आपने करवाई उसका सरप्लस, वो आप बाद में कभी पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं कर सकते, आपको ओसीआई में ही उसको रखना पड़ेगा रियलाइजेशन पे सब्सिक्वेंटली जब होता है, ठीक है। एक्चुअल गेन लॉस होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में, तो आप बोलेंगे सर पीएनएल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, आपकी जो बेसिकली इक्विटी एंड अदर इक्विटी में जाता है रिजर्व सरप्लस में, अदर इक्विटी में, तो उसमें जाके वो एक्यूमुलेट हो जाएगा बेसिकली, पीएनएल में कहीं भी नहीं दिखेगा ये बाद में सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन पे, डायरेक्टली ओसीआई में। तो अदर इक्विटी में आपका चला जाएगा ये, ठीक है। और तीसरा हो गया फेयर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट एफपीओसीआई। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दो पे डेजिग्नेट कर सकते हैं अपन, एफपीओसी, एफपीटीपीएल। तो एफपीओसीआई में जो करते हैं उसको आप नॉन डिक्लासिफाइबल टू पीएनएल मानते हो, और बेसिकली ये ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही लेना पड़ता है, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब टू बी रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल, इसके ऑप्शन, इसके आपके एग्जांपल्स है कि एफसीटीएफ मींस फॉरेन करेंसी जो ट्रांसलेशन रिजर्व्स होता है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया कि इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कुछ कैश फ्लो हेज किया तो उसका इफेक्टिवनेस मेजर करने के बाद जो इफेक्टिव आता है वो जो गेन लॉस होता है, तो वो भी अब रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल होता है। और डेट इंस्ट्रूमेंट जो एफपीओसीआई में मेजर करते हो, ठीक है, तो वो भी रिक्लासिफाइबल होता है। अब बोले डेट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अब एफपीटीपीएल पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली पीएनएल में चला जाएगा, वो ओसीआई में आएगा नहीं। अभी कंपनी में कुछ कारो रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं हमको जो स्टैट्यूटरी में और कंपनीज वाले पूछ लेते हैं। तो कारो को मेरी सजेशन ये है पूरा एक बार गो थ्रू करो, जिससे मैंने बोला स्केड्यूल 3 डिवीजन 2 को गो थ्रू करो, और अगर आप एनवीएफसी का इंटरव्यू दे रहे हो तो स्केड्यूल 3 डिवीजन 3 को भी गो थ्रू करो। तो वैसे ही साथ साथ मैं बोलूंगा कि कारो के प्रोविजंस को भी आप जरूर से गो थ्रू कर लो, याद करके रख लो बेसिकली। कारो कुछ कुछ एंटिटीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम्प्ट कौन कौन सी है, ओपीसी आपके एग्जाम्प्ट है स्मॉल कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पीडीएफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, टोटल बोरोइंग्स लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड टोटल रेवेन्यू लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ रुपीज। तो ये सब आपको देखना है, और सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा जरूर से गो थ्रू करो कारो 2020 के जल्दी से जाके। और एग्जाम्पल से कुछ कारो रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भैया नॉन पेमेंट ऑफ डेट किया बाई कंपनी, कंपनी डेट पे नहीं कर पाई तो कहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा बेसिकली, तो हो जाएगा ये नॉन पेमेंट कारो 2020 में क्लॉज 3 में आपको मिल जाएगा। कि एंटिटी किस पर्सपेक्टिव से पूछती है कि बताओ मेरे को ये चेक करना है कि अब मेरे को ये रिपोर्ट करना है, ऑडिट मतलब मेरे को ये बेसिकली चेक करना है कि मेरी सब्सिडी में ये हुआ नहीं हुआ,
तो फिर कारोड से रिपोर्ट ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग है उससे देख सकते हैं। कोई जैसे बीएससी के अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो उसमें आता है कि मैं कैसे ये चेक करूं, तो वो इस पे देख सकते हो। और ऑडिटर को तो बेसिकली रिपोर्ट करना है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट पर्सपेक्टिव से आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि कुछ टैक्स ऑडिट क्वेश्चंस हैं जो पूछ लेते हैं बेसिकली। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपकी नॉर्मल जो आप बात करें कंपनी से बोलता है एसएलएम, और आपकी ये इनकम टैक्स बोलता है डब्ल्यूडीवी। तो डब्ल्यूडीवी आपको फॉलो करना है, लेकिन पावर यूनिट्स में यहाँ पे एसएलएम का भी ऑप्शन देता है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले तो ब्लॉक ऑफ एसेट बना लो। ब्लॉक में क्या होता है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्चर्स, आपके बिल्डिंग्स और लैंड, लैंड पे जीरो डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद इस तरीके से ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, ब्लॉक मेथड जो इस पे एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स में। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकाल देंगे। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के बाद उसमें मतलब लास्ट का क्लोजिंग वाला ओपनिंग ले लेंगे आप, बेसिकली उसमें एडिशन जो हुआ है वो ले लेंगे। उसमें आप डेप्रिसिएशन निकाल देंगे जो आपके 182 डेज से ज्यादा काम में आया, बेसिकली उसको आप फुल डेप्रिसिएशन ले लेंगे, नहीं तो फिर आप डेप्रिसिएशन जो आपका प्रोविजन बोलता है। ठीक है, उसके बाद आप स्पेशल कोई डिडक्शन कुछ हुआ है वो सब उसमें प्लस माइनस कर देंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ओपनिंग प्लस आपका एडिशंस माइनस आपका डिडक्शंस। मैंने अभी पिछले में डिडक्शन नहीं बोला था, तो प्लस डिडक्शंस, सॉरी, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे आपको डेप्रिसिएशन बेसिकली लगाना है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे। फिर उसके बाद आपके लास्ट में जो बच गई डब्ल्यूडीवी वो आपकी बच जाएगी क्लोजिंग। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अभी कैसे करना है इसको, कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब डिफरेंस क्या होता है बेसिकली नॉर्मल बुक्स में और इस डेप्रिसिएशन में, कि भाई डब्ल्यूडीवी लग जाता है नॉर्मल में, आप एसएलएम लगा देते हो, डब्ल्यूडीवी लगा देते हो। ठीक है, कुछ कुछ एंटिटीज में जो स्पेसिफाइड है। इनकम टैक्स रूल होता है, इसमें कंपनीज एक्ट का रूल्स होता है। तो बेसिकली आप बहुत छोटे से डिफरेंसेस आप पढ़ सकते हो। अभी नेक्स्ट अपन आते हैं कि नेक्स्ट आते हैं कि पर्टिकुलरली 43B क्लॉज 26 है अपने। नेक्स्ट जो बात करते हैं क्लॉज 26 है। क्लॉज 26 बोलता है कि कुछ अमाउंट जो आप पीएनएल में डेबिट कर दो तो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं टैक्स ऑडिटर को। कौन कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट की, क्लब के, पेनल्टीज के, ये सब आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। अब 43B भी बोलता है कि आपको ना कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट बेस पे अलाउ होते हैं। अगर आपने पेमेंट किया तो अलाउ, नहीं किया तो नॉट अलाउड। कौन कौन से होते हैं वो बस याद कर लो आप, है ना। कुछ कुछ मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ देंगे, उसमें बोल देंगे कि टैक्स ऑडिटर में मतलब इसको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो याद कर लो। टैक्स ड्यूटी, सेस, फीस, बोनस, कमीशन, रेलवे का बकाया, इंटरेस्ट और लोन, लीव इंकेशमेंट, रेलवे और ग्रेचुटी पेमेंट्स, ये सब बेसिकली आपका रहता है। ठीक है, और इंटरेस्ट लोन ध्यान रखना बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कवर रहता है, बाकी का कवर नहीं रहता। अब आप बोलेंगे एनबीएफसीज का, एनबीएफसीज का भी मोस्टली जितना मेरे को पता है कवर है। अगर इंटर कॉर्पोरेट है तो कवर नहीं है इसमें, मतलब आप वो अक्रूवल बेस पे भी ले सकते हो उसका डिडक्शन। डेडलाइन क्या होती है टैक्स ऑडिट की या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स की, 31 जुलाई होती है फॉर द इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन ऑडिट। 30 सितंबर होती है फॉर द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन, जिसपे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। 31 अक्टूबर होती है टैक्स ऑडिट की जिसपे टीपी एप्लीकेबल है, ट्रांसफर प्राइसिंग, और आईटीआर फाइलिंग की जो 30 सितंबर को रिटर्न भर चुका, वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भर चुका। 30 नवंबर जिसपे टीपी एप्लीकेबल है उसकी आईटीआर की डेट है। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। एमएसएमई की डेफिनेशन पढ़ लो, क्योंकि वो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एक और होता है कि 43B बोलता है कि अगर आपने एमएसएमई को 45 डेज में पेमेंट नहीं करा तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको अलाउ नहीं है, जब आप पे किया तब अलाउ है, तो वो सब बेसिकली उसमें कवर है। तो वो भी आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम, और साथ साथ जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताया आपको स्केड्यूल 3 डिवीजन 2, उसमें माइक्रो स्मॉल को अलग दिखाना है ट्रेड पेबल्स में, और अदर्स को अलग दिखाना है। तो वो सब भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब कुछ लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपको देखना है। लॉ रिलेटेड में बोलता है कि आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स सेबी को 60 दिन में सबमिट करने हैं। अगर लीज ले रखी है पर्टिकुलरली आपने किसी रिलेटेड पार्टी से, और भाई आपको ऑपरेटिंग लीज दिखानी है, तो कैसे दिखा सकते हो। ऑपरेटिंग लीज में दो एग्जाम्पशन है बेसिकली जो इंडेक्स बोलता है, शॉर्ट टर्म, लो वैल्यू एसेट, दोनों में कहीं भी क्लासीफाई कर सकते हो, तो फिर आप उसको ऑपरेटिंग लीज दिखा सकते हो। कुछ डॉक्ट्रिन होते हैं जो आपने बचपन से पढ़ के आए हैं, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो क्या होता है इंडोर मैनेजमेंट, मतलब कि भाई अज्यूम कर लो कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस एज पर लॉज फॉलो हो रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कुछ जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि भाई अंदर के जो फ्रॉड हुए ना, तो फिर उसमें कंपनी और इंडिविजुअल सेपरेट नहीं है, इंडिविजुअल विल बी लाइबल फॉर दैट। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड पार्टीज के नॉर्म्स रहते हैं जो डेफिनेटली पढ़ने हैं आपको कंपनी ये लॉ के रिलेटेड पार्टी, क्योंकि डेफिनेटली ये फॉलो होते हैं। तो 134, 177, 144 ये और 188 आपके सेक्शंस हैं। 134 बोलता है बोर्ड को इंक्लूड करने पड़ेंगे डिटेल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस बोर्ड रिपोर्ट में। 177 बोलता है ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लगेगी भैया, अगर ऑडिट कमेटी आप पे एप्लीकेबल है तो। ठीक है, और एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई ओवरसी करें उन ट्रांजेक्शंस को। 188 क्या बोलता है,
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसपे बोर्ड अप्रूवल लगेगी कंपलसरीली, और डिस्क्लोजर जस्टिफिकेशन जाएगा उसका बोर्ड रिपोर्ट में अंडर सेक्शन 134। 144 क्या बोलता है, ऑडिटर को डिबार करता है कुछ नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने से। तो ये सब आपके बेसिकली स्टैट्यूटरी क्वेश्चंस हो गए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, फाइनेंशियल दिस रिलेटेड मीन इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट का, तो बेसिक एचआर क्वेश्चंस कवर कर लो, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, इंडेस। तो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप कवर करके जाओ। अभी बजट आएगा, बजट रिलेटेड प्रोविजंस भी डेफिनेटली कवर करने हैं। तो थैंक यू सो मच, दिस इज योर फ्रेंड सी जतिन अग्रवाल। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियोस, थैंक यू सो मच।